आई एम पूजा सिंह और आज है फ्राइडे यानी एथिक्स का दिन। हमने डिसाइड किया था कि हम यूपीएससी विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल पर हर फ्राइडे आपके लिए लेकर आएंगे एथिक्स का एक सेशन। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहले समझते हैं कि एथिक्स क्या है। ठीक है, एथिक्स को किस तरीके से आपको डील करना है, एथिक्स एज अ सब्जेक्ट किस तरीके से आपको डील करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स वहां पर पा सके। क्योंकि एथिक्स के पेपर के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि एथिक्स क्या है। और एथिक्स कुछ नया नहीं है। एथिक्स इज ऑल अबाउट द कंडक्ट विच वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, बट टू बिफोर स्टार्टिंग दैट सबसे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब विक्रमास आईएएस पीसीएस चैनल। नो, first you should subscribe this, then you should like this video, share its link with your friends in your different groups. That's the only support we want from your side. And you can log into this website www.vikramas.com so that you can scroll through the different courses Vikramas EduTech is offering. और अगर उसमें से आपको कोई कोर्स पसंद आता है, you can give a call on this number so that you can understand the details of the courses. They are very affordable. You can join those courses and can prepare for any of the examination, UPSC, state PSCs, railway, banking, SSC, any course with us holistically. ठीक है, तो चलिए ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सबने चैनल को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं करा है तो कर लीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एथिक्स क्या होता है ना। हम सब एथिक्स बोलते रहते हैं कि एथिक्स का पेपर आता है GS 4 में, लेकिन एथिक्स एक्चुअल में है क्या। सो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रैशनल जस्टिफिकेशन। व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स एग्जामिन्स द रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर अवर मॉरल जजमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ के इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं, बॉक्स मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपके साथ इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करूंगी। फॉर अवर मॉरल जजमेंट्स इट स्टडीज व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग, जस्ट और अनजस्ट। इन अ ब्रॉडर सेंस ethics reflects on human beings and their interaction with nature and with other humans, on freedom, on responsibility and on justice। तो एक छोटा सा शब्द ethics, कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ मैंने आपके साथ बॉक्स मार्क कर दी है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। Ethics is what guides us, tell the truth, keep our promises or help someone in need। तो ethics is not just a word which has five six words। ठीक है, 5-6 अल्फाबेट से बना हुआ एक वर्ड नहीं है ethics has a very deep meanings, and to perform very well in the examination you should know the different aspects of ethics। जब तक आप ethics के aspects को नहीं समझ पाएंगे आप ethics में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि ethics के लिए आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत है। हाँ, इंपॉर्टेंट जितना टर्म्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन यू शुड नो कोटेशंस ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। ठीक है, इसके अलावा यू शुड नो द इंपॉर्टेंट थिंकर्स जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर उनकी कोई स्पेसिफिक थ्योरी है। दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू लर्न इन एथिक्स। अदरवाइज एवरीथिंग यू कैन इंक्लूड ऑन योर ओन if you understand well what is ethics and how you have to deal it, but before that you should understand the different aspects of ethics। चलिए तो let us deal them one by one। What is this rational justification? Rational justification means कि bias नहीं होना चाहिए, आपका जो एक्शन है उसका जो जस्टिफिकेशन आप देते हैं वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। यानी कि आपने किसी के साथ कुछ किया है, आई मीन सपोज करिए कि आप गवर्नमेंट सर्विस में है, आपके पास कोई केस आया है, आपने उस केस को डील किया या मना कर दिया। दोनों ही एस्पेक्ट में, दोनों ही सिनेरियो में आपके पास जो भी जस्टिफिकेशन होगा वो रैशनल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। यू डिनाइड फॉर द वर्क जस्ट बिकॉज द पर्सन बिलोंग टू अ डिप्राइव्ड क्लास फ्रॉम द सोसाइटी, दिस इज नॉट रैशनल। और you did that work because that person belonged to your own community। ठीक है, ये दोनों ही biased है। But you denied the work because this is something which is not in your arena of work, or you get the things done because you feel or you don't feel it was correct from legal point of view। ठीक है, तो ये justifications आपके पास जो भी है वो rational होने चाहिए, biased नहीं होने चाहिए। ठीक है, moral judgments
और जब हम जजमेंट्स की बात करें तो मॉरल जजमेंट्स की बात है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई आप कहीं के डीएम है और आपके पास कोई आता है और आपसे आकर के बोलता है कि भाई आई एम अ वेरी पुअर गाय और मेरे को इलाज के लिए पैसा नहीं है, सो प्लीज हेल्प मी आउट। आपने वहां हेल्प करा, दैट वाज योर ड्यूटी, दैट वाज नॉट योर मॉरल डिसीजन। वो आपका कॉल ऑफ ड्यूटी था, है ना, कि एज अ डीएम ऑफ दैट प्लेस इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ अ पर्सन इज नॉट गेटिंग करेक्ट ट्रीटमेंट और इफ ही इज लैकिंग मनी to avail that treatment, you can look out for different government schemes, and if he fits well in any of the scheme, you get his treatment done. So that is one thing. There is ethics has nothing to do with it. What role ethics play in this? Empathy. आपको empathy होनी चाहिए थी उसके साथ। कई बारी क्या हुआ, आपने सोचा already I have piles of work over my head, why to take something new, तो आपने उसको ऐसे ही मना कर दिया कि नहीं, ओके वील गेट बैक टू यू, हम बताते हैं, देखते हैं। आपने मिलने से मना कर दिया, आपका जो स्टाफ था उसने कह दिया कि ठीक है साहब फ्री होंगे तो बता देंगे, ठीक है। सो दैट वाज एथिकली रॉन्ग, लेकिन आपने वो काम किया तो वो आपने एथिक्स की वजह से नहीं, वो 90% ड्रिवन था बिकॉज आपका वो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। तो ये आपके मॉरल जजमेंट्स के रैशनल जस्टिफिकेशन को एथिक्स बोलते हैं। दूसरा, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू गेट द वर्क डन बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग टू योर कम्युनिटी, ठीक है। सो एथिकली दिस इज रॉन्ग, मॉरली दिस इज रॉन्ग, और यू डिडंट डिड द वर्क ऑफ द पर्सन बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग टू सम XYZ कम्युनिटी, ठीक है। तो आपने उसका काम नहीं किया क्योंकि वो किसी XYZ कम्युनिटी से था, वो एथिकली रॉन्ग है। आपने उसका काम नहीं किया क्योंकि वो लीगली आप नहीं कर सकते थे, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो मॉरल और आपका ऑफिशियल, इन ड्यूटीज के बीच बिल्कुल हेयरलाइन फर्क है। तो यू हैव टू फर्स्ट जज दैट थिंग। आप जब एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपको लिखना है ऐसे एग्जाम्पल जहाँ एथिक्स इन्वॉल्व हो, वो एग्जाम्पल्स नहीं देने जहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ आपको बताया है, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो एथिक्स के एग्जाम्पल्स आप बहुत परफेक्ट लिख पाएंगे, ठीक है। तो क्या पॉइंट मैंने बताया है आपको, यू हैव टू रिमेम्बर डिफरेंसेस किसके बीच में, डिफरेंसेस बिटवीन एथिकल जजमेंट्स, ठीक है, एथिकल जजमेंट्स एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो एथिक्स के क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम्पल लिखिएगा जो एथिकल वैल्यूज से रिलेटेड हो, ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिखना। दैट वाज द कॉल ऑफ ड्यूटी। आपने काम करा दिया, आपने सपोज करिए कोई गवर्नमेंट की स्कीम थी उसके अंडर किसी का काम होना था, आपने करा दिया, वो एग्जाम्पल आप एथिक्स में दे दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज दैट इज योर कॉल ऑफ ड्यूटी, आपको काम है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको उस काम को कराने में प्रॉब्लम थी, आपने आउट ऑफ एम्पैथी कराया। आप सिविल सर्वेंट हैं, आपने देखा कि जो आपके पास हेल्प मांगने आए हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए, आपने फंड रेजर किया, आपने अपने ऑफिस या आपने अपने पास से उनकी हेल्प कर दी, उनको किसी हॉस्पिटल में रिबेट दिला दिया, वो एथिकल वर्क है। लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम में फिट बैठते थे, उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता था, आपने करा दिया, दैट इज योर कॉल ऑफ ड्यूटी। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर कि आपको जब एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो किस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, ठीक है। चलिए, ऐसे और भी एस्पेक्ट्स वी डिस्कस when we will do the ethics sessions on every Friday, ठीक है। चलिए, फाइन। अब क्या होता है, ह्यूमन बींग्स एंड देयर इंटरेक्शन। अब खाली कॉल ऑफ ड्यूटी और यहाँ नहीं, एज एन इंडिविजुअल हाउ यू इंटरैक्ट विद नेचर। आप नेचर के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। आप गार्डन में जाते हैं और आपको फूल बहुत अच्छे लगते हैं, आप तोड़ तोड़ के घर ले आते हैं, दैट इज एथिकली रॉन्ग, है ना। लेकिन आप पार्क में गए हैं, वहां कुछ लोग पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फूलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप उन्हें रोकते हो, आप उन्हें समझाते हो, दैट इज वेयर योर एथिकल वैल्यूज आर इन वर्क, ठीक है। तो आपका इंटरेक्शन विद नेचर, विद अदर ह्यूमन बींग्स, मैंने कहा एम्पैथी, सिंपैथी, इस तरीके की जितनी क्वालिटीज हम एथिक्स में पढ़ते हैं, ये दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ और ये एनिमल्स के साथ भी अप्लाई करती है ना। फिर फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिला हुआ है ना, यू हैव फ्रीडम टू स्पीच, लेकिन क्या बोलना है एथिकली, क्या वो ठीक है। आप किसी एक्स कम्युनिटी को पसंद नहीं करते हैं और आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, दैट इज एथिकली रॉन्ग। तो आप वहां क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रीडम का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी बताया कि आपको, क्योंकि वो आपका काम है, आपको करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में कुछ इमरजेंसी है तो आप किसी उस वक्त आप सिविल सर्वेंट हैं और घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप बिना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए और यू रश टू दैट टू अटेंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर आर 15-20 ऑड पीपल सिटिंग आउटसाइड योर ऑफिस थिंकिंग कि सर अभी या मैम हमें बुलाएंगे और दे विल सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम। तो आप अगर सिविल सर्वेंट की तरह आप उस चेयर पे बैठे हैं तो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स दोज पर्सन, है ना। उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी जगह किसी और को बैठाकर जाना है जो रिस्पॉन्सिबल इनफ हो, जो केपेबल इनफ हो टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ दोस पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में एथिक्स कैसे काम आते हैं, है ना। एंड ऑन जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरीके के कुछ कोटेशंस होती हैं, है ना। कुछ ऐसे जजेस होते हैं जो छुट्टी नहीं लेते हैं, रेगुलरली बहुत रिगरसली काम करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू देयर पार्ट टू लेसन द बर्डन ऑन जुडिशरी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं उनको पता है बहुत सारे केसेस हैं ऑफ कोर्ट, आए एक घंटा बैठे एक आधा केस देखा और फिर जैसे कि ओके यार बाकी कल करेंगे, आप डिस्पर्स कर दो। तो ये सब भी क्या होता है, ये सब एथिक्स में काउंट होता है। ठीक है, चलिए, तो एथिक्स इज व्हाट गाइड अस टू टेल द ट्रुथ। एथिक्स हमेशा आपको बताता है जब आप परेशान होते हैं, अगर आप सब ने पढ़ी होगी, अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो उसमें फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे उसमें गांधी टेलिस्मैन दिया रहता है, जिसमें ये दिया रहता है कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज अनट्रुथ, तो जस्ट क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जिसको आप जानते हो, द डिप्राइव्ड वन। ठीक है, एंड देन इमेजिन your action how it is going to impact affect that person। ठीक है, कि आप आंख बंद के सोचिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जो बहुत डिप्राइव्ड है, जो सोसाइटी में सबसे लास्ट में आता है, और सोचिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो किस तरीके से उसकी जिंदगी को अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है, और फिर आप वो करिए जो उसको फायदा दे सकता हो। ठीक है, तो हमें एथिक्स गाइड करते हैं ट्रुथ के लिए, सच्चाई को पता करने के लिए, हमारे प्रोमिसेस को रखने के लिए। आपने देखा होगा इलेक्शंस का टाइम आता है, देयर आर मेनी पॉलिटिशियंस जो इतने सारे प्रोमिसेस करते हैं, दे डोंट कीप दोस प्रोमिसेस, तो वो एथिकली रॉन्ग है ना, क्योंकि आपको प्रोमिसेस नहीं करना चाहिए और अगर आपने करा है तो उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आता है कि कोई जरूरतमंद है, आपको उसकी हेल्प करनी है, तो आपको क्या गाइड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है वो एथिक्स है, एक सिंपैथी है, एक एम्पैथी है उस पर्सन के साथ, उस एनिमल के साथ, नेचर के साथ, कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। सो दैट इज द एम्पैथी, दैट इज द सिंपैथी व्हिच यू हैव इनसाइड यू। सो बेसिकली दैट इज एथिक्स। आई होप आपको इतने सब में समझ में आया होगा कि एथिक्स क्या होता है। नहीं तो देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स है एथिक्स के। ठीक है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स है एथिक्स के। ठीक है, ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी, सच्चाई, राइट, आपके अधिकार। ठीक है, फेयरनेस, अपने काम में हमेशा फेयरनेस रखनी चाहिए, अपने काम को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से निभाना चाहिए, दैट इज एथिक्स। देन वी विल टॉक अबाउट द इंटीग्रिटी, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप सिविल सर्वेंट की तरह भी बोलते हैं, आप एक पॉलिटिशियन की तरह बोलते हैं, मतलब इन एनी एस्पेक्ट इंटीग्रिटी इज ऑफ वेरी utmost importance. Then you have morals, then you have values, honor, choice, conscience, ये भी बहुत important है। conscience मतलब कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी जो अंदरूनी सोच होती है, that is your conscience, है ना। आप बोलते हैं ना कि यार मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रहा, तो दैट इज द conscience। आप एक कॉन्शियस मतलब होता है कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग इन बैक ऑफ योर माइंड व्हिच इज ऑलवेज गाइडिंग यू फॉर द ट्रुथ, फॉर द राइट और द रॉन्ग, दैट इज कंसाइंस। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इन्हें हम एक एक करके कवर करते जाएंगे जब हम एथिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक हमने समझ लिया कि एथिक्स क्या होता है ना, एथिक्स क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब एथिक्स के पेपर को डील करने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं एक बारी वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चलिए, देखिए, सबसे पहले एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
एक रजिस्टर होना चाहिए, और बल्कि मैं बोलूंगी आप 2 रजिस्टर दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको आज ही, यू हैव टू टेक 2 रजिस्टर्स फॉर एथिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, पहला जो रजिस्टर होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी इंटीग्रिटी की, मैं बात कर रही थी कंसाइंस की, मैं आपसे बात कर रही थी ट्रुथफुलनेस की, है ना, मैं आपसे बात कर रही थी एम्पैथी की, सिंपैथी की। मैं आपको बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट बोल सकती हूँ कि सिंपैथी इज हैविंग अ फीलिंग फॉर नेचर, फॉर फीलिंग फॉर ह्यूमन बीइंग, फीलिंग फॉर एनिमल्स। लेकिन आप अगर एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, आधा नंबर मिल गया तो उससे करना क्या है, अपने को वी नीड फुल मार्क्स। तो आपको क्या करना है, लेक्सिन की बुक हर कोई जानता है एथिक्स के लिए होती है ना, तो ये आपको ले लेनी है, नहीं तो आप गूगल करिए, पूरी लिस्ट बना लीजिए टॉपिक्स की जितने भी हैं, और उनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपने पास तैयार रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एथिक्स के आंसर्स लिख रहे होते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड आपने 25-30, इससे ज्यादा नहीं होगी, 25-30-35 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन और उनका एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपने अपने पास रखा हुआ है, रेडीमेड है वो, तो वो आपका इंट्रोडक्शन तो वहीं प्रिपेयर हो जाता है। आपने एक एग्जाम्पल के साथ इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपने डेफिनेशन बताया, and your perfect written answer is perfect written introduction is there। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसी में आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 1 में आपने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, और पेज 2 पर आपने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिख लिए। और क्या करते रहना है आपको, जब आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो 2-2 पन्ने छोड़ के लिखिए। क्या होगा, करंट अफेयर्स में, कुछ न्यूज में, या आपके आसपास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट भी हो सकता है, ऐसी इंपॉर्टेंट घटना हो सकती है जहां पर वो डेफिनेशन बिल्कुल फिट बैठती हो। आपके आपके आसपास कोई ऐसा आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपके कॉलोनी में रहने वाला आपका नेबर, कोई भी ऐसा कि उसका कोई सिंपैथी का एग्जांपल था, उसने नेचर के लिए कोई सिंपैथी दी, उसने देखा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, ठीक है, मैं अपने तरफ से आई बर्न माय पॉकेट एंड आई बाय से 100 सेपलिंग्स, और हम पूरी कॉलोनी में उसको लगाने वाले, आप उसका एग्जांपल वहां कोट कर सकते हो, है ना। या फिर कोई आपकी कॉलोनी में, आपके आसपास, आपके नोन में कोई ऐसा बंदा बंदी है जो एनिमल्स को लिए उनके मन में बहुत एम्पैथी रहती है, तो वो जो बर्ड्स जिनको चोट लग जाती है, या स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, उनके लिए वो बहुत कुछ करता है, तो इंक्लूड दैट एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, चलिए अब मैं जब आपसे दूसरी कॉपी की बात कर रही हूँ, क्या करना है इसमें, इसमें आपको कोट्स लिखनी है। नेक्स्ट सेशन में आई शो यू माय रजिस्टर टू यू, आप देखिएगा कि किस तरीके से आई हैव, मैं गूगल करती हूँ, मैं एक एक का नाम, जैसे मैंने शुरू किया राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन रॉय। अब आपको कहा, आपको पता होगा कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहते हैं, है ना, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, या और भी बहुत सारी चीजें। तो मैंने क्या करा कि इनको जो जो बोला जाता है पहले मैंने वो लिख लिया, और फिर मैंने उनकी फेमस कोट्स एक एक करके नोट कर ली। गूगल से जितनी मैं सर्च कर सकती हूँ मैंने सारी कर ली। इस एक्टिविटी में हार्डली मुझे आधा घंटा लगेगा, और नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ये भी आपके साथ कर सकती हूँ कि हम यहाँ क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, एक बारी हम क्वेश्चन डिस्कस करें, एक बारी हम किसी फेमस पर्सनालिटी और उससे रिलेटेड सारी कोट्स को यूज कर ले, उसको समझ ले, और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू, आप कितना ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, कितने व्यूज मेरे लिए आते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं प्लान करूंगी। बट आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट, बट ओनली सपोर्ट आई नीड इज यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई एम आस्किंग फॉर। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, 2 रजिस्टर्स आपको एथिक्स के बनाने हैं, एक में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स लिखने हैं, दूसरे में आपको फेमस पर्सनालिटीज, उनको क्या बोला जाता है, उनको किसी ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल दिया है वो, और फिर उसके बाद उनकी कोटेशंस। ठीक है, और जब आप कोटेशंस कर रहे हैं तो आप दिमाग में एक पॉइंट और भी लेते जाइए कि प्रेजेंट सिचुएशन में उसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, देखिए मैं एक सेकेंड बताती हूँ।
ठीक है, मैं इसको रब कर लेती हूँ, है ना। चलिए, आपने जैसे मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, उनकी कोटेशंस आपने लिख ली। जब आप उनकी कोटेशंस को पढ़ रहे हैं तो देखिए, या उनकी टीचिंग्स को अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो आप देखिए कि उनकी आज के सिनेरियो में, आज इंडिया में, अगर वर्ल्ड के सिनेरियो में कहूँ तो उनकी क्या रेलेवेंस है। ठीक है, जैसे उन्होंने एक बात कही ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड उन्होंने एक बोला कि ब्रदरहुड होनी चाहिए। तो आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है, आप वहां पर एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे अभी प्रेजेंट में रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ मिलिटेंसी की, इंडिया की बात करती हूँ, या फिर इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ सब जगह रेलेवेंस हो जाता है ब्रदरहुड का। यहाँ पर विवेकानंद जी की टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यह महात्मा गांधी की मैं बात करूंगी, उन्होंने स्वराज की बात करी थी, और जब उन्होंने स्वराज की करी थी तो उन्होंने ग्राम स्वराज की करी थी, है ना। उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया को डेवलप होना है तो यू हैव टू डेवलप द इंडियन विलेजेस। उसकी रेलेवेंस क्या है, क्या उसको यूज करके गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स निकाली है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, फिर उनके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के इंपॉर्टेंट कोटेशंस, उनकी टीचिंग्स, रेलेवेंस ऑफ देयर टीचिंग्स इन प्रेजेंट वर्ल्ड और इन इंडिया, दोनों, और वो जब आप लिख रहे हैं तो आपको विद एग्जाम्पल उसको रिलेट करना है। ठीक है, या फिर क्या उन स्कीम्स, उनकी जो भी महात्मा गांधी हो गए या स्वामी विवेकानंद हो गए, अगर उनकी टीचिंग से, उनकी कोटेशन से कहीं भी आप रिलेट कर पाते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट या फिर प्रीवियस की जो गवर्नमेंट, जैसे मनरेगा है, वो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज वाली स्कीम से ही, ग्राम स्वराज वाले कंसेप्ट से ही प्रभावित है, तो इस तरीके की स्कीम्स भी आप इंक्लूड करिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसको सम अप कर देती हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ठीक है, उनको हेडिंग डालनी है, फिर उसके अंदर क्या लिखना है, आपको उनकी कोट्स लिखनी है, आपको उनकी टीचिंग्स लिखनी है। ठीक है, कोट्स हो गई, टीचिंग्स हो गई, उसकी रेलेवेंस लिखनी है। और जब मैं रेलेवेंस की बात कर रही हूँ तो इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों के ही सिनेरियो में उसके रेलेवेंस को आपको देखना है। फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सोचना है, गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर इंस्पायर्ड बाय दीज टीचिंग्स। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास इतना रेडीमेड होगा ना तो एग्जाम में एथिक्स बहुत आसान हो जाता है, बहुत स्कोरिंग हो जाता है। तो मैं भी आज अभी मैंने जितना आपके साथ डिस्कस किया, अगर आप उतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो बिलीव मी कि एथिक्स के आंसर्स लिखना इतना आसान हो जाने वाला है आपके लिए कि और बहुत अच्छा आप लिखेंगे। क्या होगा कि नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन इस तरीके के एनरिचमेंट्स अगर आपके पास पहले से रेडीमेड अवेलेबल है ना, ये रेडीमेड मिक्स एंड मैच है, व्हाट आई एम टेलिंग यू, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, कोटेशंस हैं, रेलेवेंस है, क्वेश्चन आया, क्या क्या पूछा है, कीवर्ड के हिसाब से सब डाल दिया और हो गया। हाँ, अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मेरे पास बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हम बहुत अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, मैम वी यूज्ड टू पुट वेरी गुड डायग्राम्स इन द एग्जामिनेशन बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। क्या रीजन हो सकता है? आई टेल यू क्या रीजन हो सकता है। आपसे कोटेशन पूछा, आपसे एक क्वेश्चन आया एम्पैथी के बारे में, मैं एग्जांपल यहाँ एथिक्स से रिलेटेड ही ले रही हूँ, पर ये ओवरऑल मेंस एग्जामिनेशन में लागू होता है। ठीक है, एम्पैथी का क्वेश्चन आया, आप एग्जांपल डाल, आपने बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया जहां पर आपने क्या दिखाया, जो भी आपने पॉइंट्स बनाए दिखाए आपने बना दिए सिंपैथी के, आपने दिखा दिए केयर के,
आपने वो नहीं डाला ना जो कि पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो आपको क्या करना है, देखिए ये सप्लीमेंट्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये सप्लीमेंट्स होते हैं। आपको पहले तो कीवर्ड्स पता होने चाहिए क्वेश्चन के, क्वेश्चन में पूछा क्या है ना। देखिए अपनी जो नॉलेज होती है वो सेम है। अगर आपसे पंचशील के बारे में पूछ लेंगे जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पंचशील सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में किस तरह से पूछा है और आपने आंसर में किस तरीके से लिखा है वो बदल जाएगा। अगर आपसे पंचशील के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। पंचशील का रेलेवेंस पूछा है इंडियन सिनेरियो में या वर्ल्ड के सिनेरियो में, तो एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ, करंट न्यूज के साथ रिलेट करके लिखिए, तब आपको। आपसे पूछा है रेलेवेंस, आपने पूरा पंचशील बना दिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक फ्लो चार्ट भी बना दिया, और आप कह रहे हैं और नीचे एक छोटा सा लिख दिया कि हाँ ठीक है आज के वर्ल्ड में भी बहुत रेलेवेंट है, तो आप खुद सोचिए कि वहां आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पंचशील पूछा है उसके रेलेवेंस के लिए, आप एक एक आप लिखिए, सिंपल से एक लाइन में लिख दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उसका क्रक्स क्या है, आपने इंट्रो में लिख दिया। फिर आपने एक एक पॉइंट को विद करंट सिनेरियो एग्जांपल्स आपने समझा दिया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लास्ट में उसको कंक्लूड कर देते हैं एक बहुत अच्छी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से, ठीक है। तो वहां मार्क्स मिलेंगे, या आपने कुछ भी बोल दिया, कैसे भी उसमें डाल दिया और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। रेलेवेंट लिखिए टू गेट मार्क्स, सप्लीमेंट देम विद फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। तो मार्क्स के लिए रेलेवेंट मटेरियल लिखिए, उसको आप डायग्राम और फ्लो चार्ट से सप्लीमेंट कर सकते हैं एडिशनल मार्क्स लेने के लिए। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। चलिए तो आज फटाफट से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ठीक है। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे कीवर्ड्स को अंडरलाइन बॉक्स मार्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरा पहले दिन से आपको मैं बता रही हूँ। आज एथिक्स का क्लास हम कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन से क्रक्स निकालेंगे, पूछा गया है, ठीक है। डू यू एग्री, क्वेश्चन क्या है, डू यू एग्री दैट वन हु इज पेट्रियोटिक इज ऑल्सो एन एथिकल पर्सन। जो देशभक्त है वो एथिकल भी होगा, क्या ये जरूरी है। क्रिटिकली एग्जाम, तो क्या पूछा है आपसे, क्रिटिकली एग्जाम। तो पहले पूछा एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो भी क्रिटिकली एग्जामिन करिए, कर रहे हैं तो भी क्रिटिकली एग्जामिन करिए। चलिए देख लेते हैं। तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में आप डिफाइन कर सकते हैं पेट्रियोटिज्म को, और डिफाइन कर सकते हैं आप एथिक्स को, ठीक है। पेट्रियोटिज्म क्या है, एथिक्स क्या है, और एक सिंगल लाइन में इनके बीच का रिलेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम बॉडी पर आएंगे तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे यस, पेट्रियोटिक पर्सन इज एन एथिकल पर्सन। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे नो, नॉट ऑलवेज, है ना, नो नॉट ऑलवेज दैट अ पेट्रियोटिक पर्सन इज एन एथिकल पर्सन। तो इसको बहुत केयरफुली इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स ऐसे क्वेश्चंस में कोट मत करिए, क्योंकि वो कई बार बैकफायर करते हैं और आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब हम इसे कंक्लूड करेंगे तो हम इसे पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, पॉजिटिव नोट पर इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना। तो चलिए समझ लेते हैं कि मैंने मॉडल आंसर भी आपके लिए लिखा है, लाइन बाय लाइन याद नहीं करना होता। मॉडल आंसर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जो मैंने लिख दिया है ये बिल्कुल सही है। आंसर ऐसे लिखना है, आंसर लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, इससे भी बेटर आंसर्स हो सकते हैं। दिस इज जस्ट अ क्रक्स, एक छोटा सा आइडिया आपको एंड अगेन इन अनदर 10 मिनट्स जहां पर आप समझेंगे कि आंसर लिखना कैसे है। तो देखिए पेट्रियोटिज्म मैंने कहा था ना, डिफाइन करिए। पेट्रियोटिज्म जनरली कैन बी डिफाइंड एज one's feeling of love and loyalty towards his or her country। तो देखिए ये डेफिनेशन अगर आपको आती थी तो आपने कीवर्ड देखने थे और डिफाइन कर देना था, ठीक है। फिर every state would like to make their citizens feel patriotic and this situation involves several ethical dimensions for betterment of a society and progress of the country। तो देखिए कितना बैलेंस ये इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा हुआ है।
आपने पेट्रियोटिज्म लिख दिया। अगर आपने एक लाइन में आपने डिफाइन कर दिया कि पेट्रियोटिज्म हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि उनके यहाँ के लोग लॉयल बने, अपने कंट्री से प्यार करें, मतलब पेट्रियोटिक हो। लेकिन इस पेट्रियोटिज्म में कुछ एथिकल डायमेंशंस भी होते हैं, एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट एथिकल डायमेंशन, एथिक्स बेसिकली इज दिस। आपने ऐसे करके दोनों के बीच में रिलेशन भी बना दिया और दोनों को डिफाइन भी कर दिया। हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए, पेट्रियोटिज्म एज अ नेचुरल and appropriate expression of attachment to the country in which we were born and raised and of gratitude for the benefits of life on its soil, among its people and under its law। तो देखिए, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप क्या करते हैं जब पढ़ते हैं, अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाना चाहिए, आपको आज ही इसको लिखना चाहिए और मेरे को भेजना चाहिए। आई विल ट्राई एंड आई विल evaluate your answers also। Amid the frequent confusion, frustration, and anger of our political disagreements, patriotism, a deep-seated love of our country, remains something that has the potential to bring us together, particularly at times of national crisis or fear। देखिए क्या होता है, अगर आप इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन समझेंगे, आप सभी पेट्रियोटिक हैं, वी ऑल आर पेट्रियोटिक पीपल, but there are some political disagreements due to which there is feeling of frustration, there is feeling of anger, and there is feeling of depression among the people। they sometimes start feeling कि भाड़ में गया देश, कुछ नहीं होता, हम अपना अपना सोचेंगे। but think of the moment इंडिया की किसी के साथ लड़ाई होती है, इंडिया is at war with some other country, और इंडिया wins a मैच से अगेंस्ट पाकिस्तान, नो, तो क्या होता है उस वक्त जो देश में खुशी होती है, जो जोश होता है, जो हर कोई सब कुछ भूल करके, ऑल पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हर कोई भूल करके एक एज एन इंडियन उसको सोचता है। सो दिस इज व्हाट इज पेट्रियोटिज्म। ठीक है, तो क्लियर हुआ किस तरीके से यहाँ पे मैंने कनेक्शंस बनाए हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए मैंने कहा था आप कोट डाल सकते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर की कोट यहाँ यूज करी गई है, ऑफन यूज्ड अ टर्म देश अभिमान। तो आपने क्या, अगर रविंद्रनाथ टैगोर की कोट्स को पढ़ा है, उनकी टीचिंग्स को पढ़ा है, तो आत्मशक्ति, देश अभिमान, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं एथिक्स से आंसर में। रविंद्रनाथ टैगोर यूज्ड अ टर्म देश अभिमान एज अ सिनोनिम फॉर हिज वर्ड इन हिज वर्क्स व्हिच एम्पली captures one of the dimensions of this word। तो क्या है, देश अभिमान दो वर्ड से मिलके बना है। देश means country, अभिमान means pride, you feel pride of your country when you have patriotism inside you। तो patriotism is not always carrying a flag with you, always speaking about India। if you are doing your duties diligently, if you are doing your duties with whole of your heart, if you want to do your duties so that your country becomes a better place to live in, consciously or unconsciously, a doctor is serving the patients, है ना, an engineer is working day and night to bring to prepare good dams, good research work they are doing day and night। they are not always thinking patriotism, but what they are doing, they are contributing in the डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म, है ना। तो इस तरीके से जितना आप सोच सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, लिखिए उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स, एंड देन ट्राई टू क्रेव आउट अ वेरी beautiful very nice answer। when I speak beautiful, that doesn't mean that you have to decorate it, no, beautiful means beautiful in ideas, rich in ideas, the ideas, the points which other people are not able to think of। and this thing you can only do if you are practicing it from long time। you are making the diaries, you are making the copies where you are including the important aspects related to different topics। so today when I am discussing patriotism and ethics, you should do it today itself, that you prepare all the different ideas which you can think of and write it down in your copy, so that when this question occurs in your examination, you do not have to think much about it। what you have to do, you just have to know the demand of the question, how the question is being asked। are they directly asking a relationship between patriotism and ethics, or the question is like this, that every time patriotism does not means ethics। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर इंडिया की फिलोसफी वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करी गई है। ठीक है, तो हम क्यों कहिए कि पेट्रियोटिज्म कैन ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी टू द कंट्री एज वेल एज टू द वर्ल्ड। ठीक है,
चलिए, लेकिन अब क्या होता है कि पेट्रियोटिज्म के कुछ क्रिटिक्स भी है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, फायदे दिखाए कि हाँ एथिक्स जो होता है, पेट्रियोटिज्म जो होता है तो वहाँ एथिक्स भी होता है, लेकिन कभी कभी पेट्रियोटिज्म जो होता है उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, यानी एथिक्स वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं। हाउ, लेट अस सी। द हार्शेस्ट अमंग देम हैव judged it deeply flawed in every important in the 19th century Russian novelist and thinker टॉलस्टॉय। तो हमने यहाँ पे अगर रशियन टॉलस्टॉय को आपने पढ़ा है, रशियन थिंकर को, यहाँ आप यूज कर सकते हैं। He found patriotism both stupid and immoral. Yes, ठीक है, इस चीज को आप खुद से लिखेंगे ना तो ये ऑफेंसिव भी हो सकता है, बट व्हेन यू आर कोटिंग समवन, रिस्पॉन्सिबली कोट कीजिए, कंट्रोवर्सी से बचिए। बट यस, टॉलस्टॉय इज अ वेरी famous person. He has written patriotism. He found both stupid and immoral. It is stupid because every patriot holds his own country to be the best of all. ठीक है, तो आपको उसको जज करना है। आपको अगर आप कोट कर रहे हैं तो आप उसका रीजन भी दीजिए। सिंपल लिख देना टॉलस्टॉय ने ये बोला था, नहीं, यू हैव टू बैक इट विद योर नॉलेज। ठीक है, तो व्हाई ही फाउंड इट स्टूपिड? बिकॉज एवरी पेट्रियट, हर पेट्रियोटिक इंसान को क्या लगता है, माय कंट्री इज द बेस्ट। वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। यू शुड फिर शुरुआत वाली बात की, रैशनल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। यू शुड लुक फॉर द आपको, ठीक है, आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, बट अगर कंट्री में कुछ नेगेटिव्स हैं तो सिर्फ क्रिटिसिज्म भी उसका तरीका नहीं है सॉर्ट करने का। आपको क्रिटिसिज्म के साथ साथ उसके बारे में सजेशंस भी देने चाहिए कि आप किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। Obviously, only one country can qualify. Patriotism is most importantly expressed in a readiness to die and to kill for one's own country. तो बहुत से लोग पेट्रियोटिक होते हैं ना, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो स्टुपिडिटी है ना। आपको सोचना पड़ेगा, आपको रैशनल थिंकिंग वहां होनी बहुत जरूरी है। It is immoral because it enjoins us to promote our country's interest at the expense of other countries and by any means, including war, and is thus at odds with the most basic rule of morality. Morality यानी अमर होना। इसमें अमर होने का अमरत्व नहीं है। क्यों नहीं है, इमोरल है? क्योंकि हम अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्रीज। अब देखिए रेलेवेंस, रशिया यूक्रेन वॉर, थिंक इज इट नेसेसरी? कितना सारे लोगों में फूड, कितना कंट्रीज में फूड क्राइसिस हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बट दे आर फाइटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन कंट्री। वो दूसरे कंट्रीज के लॉस के बाद अपने इस वॉर को कंटिन्यू किए हुए। तो ठीक है, इस तरह से रेलेवेंस आपको करना चाहिए, which tells us not to others। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं, ये है इसका कुछ और पॉइंट्स। लव ऑफ one's own country characteristically goes together with dislike and hostility towards another country। अपने देश से प्यार करते हैं और दूसरे देश से दुश्मनी, नफरत करने लगते हैं। So that should not be there। यहाँ पर पेट्रियोटिज्म एथिक्स के डाउनग्रेड कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर name of patriotism in sports after losing game to the rival country। Patriots and sports enthusiasts abuse the players and question his patriotism, nationalism towards country। ठीक है, समझ गए ना। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कुछ भी दे सकते हैं। मोहम्मद शामी एंड अर्शदीप सिंह, इनको ट्रोल किया गया बिकॉज वो हारे तो हमेशा आप गेम में नहीं जीत सकते ना, बट राइवल कंट्री से हारे, पाकिस्तान से इंडियन अगर हार जाती है टीम, क्रिकेट टीम, तो जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, हर कोई बोलने लगता है नहीं पैसा ले ले। तो दिस शुड नॉट बी, यानी पेट्रियोटिज्म है, बहुत अच्छी बात है, बट दैट शुड नॉट डिटेरियोरेट इन सच सिचुएशंस। ठीक है, apart from that, excessive pride in a national identity and display of patriotism may acquire the form of ultranationalism। ठीक है, ultranationalism inevitably turns exclusionary in nature and hence leads not to assertion but disintegration of national unity। ठीक है, आप हमेशा अपनी कंट्री ऐसे करके, अल्ट्रा नेशनलिज्म अगर आप में आ जाता है तो वो अच्छा करने की बजाय उससे बुरा ही होने लगता है। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए गीता का जिक्र किया गया। देखिए गीता जो है बहुत न्यूट्रल लिटरेचर है। ठीक है, आपको बहुत स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक क्लास से, कास्ट से नहीं कोट करना है, रिलीजन से कोट नहीं करना है। गीता इज अ न्यूट्रल लिटरेचर, तो वो आप कोट कर सकते हैं। कृष्ण सेज इन गीता दैट देयर आर मल्टीपल पाथ्स
टू द सेम ट्रुथ। एक सच तक जाने के मल्टीपल पाथ्स होते हैं, सच एक ही होता है, उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत कई सारे होते हैं। सिमिलरली देयर मे बी मोर देन वन वे ऑफ डिस्प्लेइंग द पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स वन कंट्री। इसी तरीके से जो देश से प्यार करते हैं सबका जाहिर करने का तरीका अलग होता है। वन मस्ट बी रेडी एंड विजिलेंट टू डिफेंड one's national prestige, but must not enforce one's own ideas and ideas of national identity and patriotism upon everyone else। तो देखिए कितना बैलेंस यहाँ पर गीता के एक कोट के साथ कंक्लूड किया है। सो दिस शुड बी द ब्यूटी ऑफ राइटिंग द कंक्लूजन। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही था। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। लेट मी सी यू टुमारो अगेन। कल सैटरडे है, वी विल बी डिस्कसिंग एन एसे टुमारो। ठीक है, सो टिल देन प्लीज टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड हैव अ गुड डे।